गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए तो आज की सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। उसके बाद हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और आते हैं फर्स्ट इश्यूज क्या है। निर्यात मूल्यों के आधार पर कुल विश्व खाद्यान्न बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2022 में 7.79% है, जो कि पहले अगर बात की जाए 2010 में भारत की जो अगर टोटल जो विश्व खाद्यान्न निर्यात है उसमें 2010 में भारत की हिस्सेदारी अप्रोक्स कितनी थी? 3.8% थी, जिसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई 2022 में? आप देख रहे हैं 7.79% है। ओके, तो भारत मुख्य रूप से अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, UAE, वियतनाम आदि को क्या करता है? अपने कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। तो किसको किसको कर रहा है? मैप के थ्रू अगर देखना चाहते हैं, अगर मैप पे देखें तो मेनली जो निर्यात करता है किसे कर रहा है? अमेरिका, चीन, ये हो गया आपका अमेरिका, ये हो गया आपका अमेरिका हो गया, फिर आपका चाइना हो गया। ओके, ये पोर्शन हो गया आपका चाइना। उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश यानी आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका बांग्लादेश। ओके, ये हो गया बांग्लादेश। उसके अलावा आप देखेंगे तो UAE की बात कर रहा है, ठीक है। UAE का मतलब हो गया आपका यहाँ इस जगह UAE, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया आपका UAE, यहाँ हो गया। ओके, तो कुछ कंट्रीज हैं, ये मेनली कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको क्या करता है? अपना वो खाद्यान्न का निर्यात करता है। इसके साथ ही हम लोग और क्या देखते हैं? ये आपको क्या करना है, आपके एग्जाम में जैसे पूछता है कि निर्यात मूल्यों के आधार पर जो विश्व खाद्यान्न बाजार में भारत जो सबसे ज्यादा जो सप्लाई कर रहा है, यानी भारत की खाद्यान्न की जो सबसे ज्यादा आयात करता है, भारत सप्लाई कर रहा है और आयात कर रहा है जो अन्य कंट्रीज, उसमें कौन से टॉप पर है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं आप इसको? इंडेक्स बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। USA नंबर 1 पर है, ठीक है। USA, चीन सेकंड पोजीशन पर है, बांग्लादेश थर्ड पर है, संयुक्त अरब अमीरात एंड वियतनाम। और अगर बात की जाए अमेरिका को लेकर के, तो अमेरिका क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक भागीदार भी है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ओके, भारत का सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक भागीदार देश है। इसके अलावा चीन किस पोजीशन पर है? अगर बात की जाए व्यापारिक भागीदार में, तो यह दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ओके, दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। ओके, और अगर थर्ड पे बात की जाए तो कौन है? थर्ड पे कौन है? यह संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात थर्ड पर है, तीसरा बड़ा। ओके, तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। ओके, एंड चलिए, तो ये हो गया आपका। बांग्लादेश के साथ क्या है? बांग्लादेश के साथ क्या है अगर बात की जाए तो भारत की कौन कौन से राज्य है जिसको सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो 3 ओर से है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, एडिशनल पॉइंट्स जो मैंने बताया है व्यापारिक भागीदार को लेकर के। अगर उसी जगह, ये तो व्यापारिक भागीदार की बात हो गई, अगर लेकिन भारत में अगर निवेश की बात की जाए, इन्वेस्ट की बात की जाए या FDI की बात की जाए, तो उसमें अमेरिका जो है किस पोजीशन पे चला जा रहा है? थर्ड पोजीशन पे चला जाता है, क्योंकि वहां पर फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड में मॉरिशस, थर्ड पे आपका अमेरिका हो जा रहा है। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो क्लियर? चलिए, और अगर खाद्यान्न जो बात की जाए, खाद्यान्न बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है उसमें जो आयात करता है, ठीक है, भारत की खाद्यान्न को जो आयात करने के मामले में, भारत की खाद्यान्न को आयात करने के मामले USA फर्स्ट, चीन सेकंड, बांग्लादेश थर्ड, संयुक्त अरब अमीरात फोर्थ है एंड वियतनाम फिफ्थ है। ओके, तो इट्स बेटर कि आप इसको अगर यहाँ पे चाहें तो आप इसको मैप में भी यहाँ कर सकते हैं, है ना। यहाँ मैप में भी आप इसको कर सकते हैं, 1 2 3 करके आप नंबरिंग यहाँ कर सकते हैं। 1 2 3 का आप यहाँ भी ये नंबरिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पे हो गया, ये फर्स्ट है। उसके अलावा चाइना क्या है? सेकंड पर है, ये चाइना आपका सेकंड पर है। बांग्लादेश आपका थर्ड पर है, ये थर्ड हो गया बांग्लादेश। फोर्थ आपका क्या हो गया? UAE। तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं फोर्थ, एंड फिफ्थ आपका वियतनाम हो गया। तो वियतनाम को आप यहाँ दिखा ले, है ना, वियतनाम को आप यहाँ दिखा सकते हैं 6 पोजीशन पर, सॉरी 5th पोजीशन पर। ओके, फिफ्थ
5th पोजीशन पे आप यहाँ दिखा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से मैपिंग के थ्रू भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे हम लोग को लगता है कि चलो ये शायद ना आए ऐसा, तो ध्यान दीजिएगा कि कितना है इसका मतलब कौन कौन से टॉप पर है। अब आती है बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा कैबिनेट ने क्या किया है, 1 लाख रुपए तक का। ओके, इसमें एक चीज आप और ध्यान दे लें, ठीक है, इसके साथ एक चीज और ध्यान दे लें। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल न्यूज है आप उसको लिख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही निर्यात जो सूचकांक जारी किया गया था, है ना, निर्यात जो सूचकांक जारी किया गया था, निर्यात तैयारी सूचकांक में, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ निर्यात तैयारी सूचकांक। ओके, निर्यात तैयारी सूचकांक जो जारी की गई थी, निर्यात तैयारी सूचकांक। ओके, निर्यात तैयारी सूचकांक जो है ये क्या हुआ था, जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी? अगर बात निर्यात की ही आती है तो ये सूचकांक किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब बात आती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। ओके, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी, सुमन बेरी। ओके, नीति आयोग का उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कल की क्लास मैंने पूछा था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, और थैंक यू चंद्रशेखर नाम है ना, चंद्रशेखर ऐसे करके कुछ कोई स्टूडेंट है जिनका आंसर आया भी था। थैंक यू सो मच रिप्लाई के लिए। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? वो तो पीएम हो गए, लेकिन उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन बेरी है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। इसके अलावा यहाँ पर और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निर्यात तैयारी जो सूचकांक है, इसमें सबसे टॉप पर अगर बात की जाए तो कौन है? तमिलनाडु है। ओके, इसको मैं एडिशनल फैक्ट में लिख दे रही हूँ। निर्यात तैयारी में सबसे टॉप पर अगर बात की जाए तो कौन है? तमिलनाडु है आपका। ओके, तमिलनाडु है। क्लियर? चलिए, निर्यात तैयारी सूचकांक में। ओके, निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु क्या है? नंबर 1 पर है। ओके, नंबर 1 पे है तमिलनाडु। उसके बाद अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र है, देन आपका कर्नाटका है 3rd पोजीशन पर। 4th पे कौन सा है? गुजरात। एंड 5th पे क्या है? हरियाणा है। यहाँ पे एक चीज एक ध्यान रखिएगा, ये कि मैंने ये सारे जो पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, ये तो निर्यात तैयारी सूचकांक हो गई। इसी जगह अगर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को पूछता है, इसी जगह अगर ये पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में टॉप पर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में? तो तमिलनाडु क्या है? निर्यात में तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी तमिलनाडु है। ओके, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। 2nd पोजीशन पर आपका यूपी है, एंड 3rd में आपका क्या है? कर्नाटक है। 4th में आपका महाराष्ट्र है। क्लियर? 4th में आपका महाराष्ट्र है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है यहाँ पे? गैर बासमती, क्योंकि निर्यात की बात है कि तुम लोग निर्यात से रिलेवेंट कुछ और फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। जैसे निर्यात से रिलेवेंट और क्या आएगा? जैसे गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। गैर बासमती सफेद चावल, गैर बासमती सफेद चावल। ओके, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आई थिंक ये शायद शो ना हो। गैर बासमती सफेद चावल। ओके, गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग आपके निर्यात को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं क्या है उड़ीसा कैबिनेट की। उड़ीसा कैबिनेट ने क्या किया है कि 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू करने की मंजूरी की है। तो कितना किया है इसने? कितने रुपए तक का है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए तक का किस गवर्नमेंट ने किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है ब्याज मुक्त फसल ऋण। क्लियर?
इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो फसल को लेकर के हो गई। उड़ीसा गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी दे रही है, जहाँ पे जैसे ब्याज रिलेवेंट, ब्याज से जुड़े हुए जो भी सब्सिडी दे रही है, उस ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना के तहत उसका जो टोटल बजट है वो करीब करीब कितना है, 5700 करोड़, इतना करोड़ का क्या है इसका बजट है। ठीक है, ब्याज अनुदान, जो ब्याज बोल सकते हैं सब्सिडी अनुदान योजना के लिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें आप लिख ले किसके लिए है, तो जो ब्याज जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट जितनी भी ब्याज सब्सिडी दे रही है, ओके, सब्सिडी अनुदान योजना के तहत इसने अपना बजट कितना रखा है, 5700 करोड़ का इसने अपने बजट रखा है। कितने तक के वो क्या करेगी, सब इतना जो अमाउंट इसने रखा है वो सब की सब किस में जाएगा, तो आपके बजट में जाएगा, बजट की सब्सिडी में जाएगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फसल मुक्त जो किया गया है कि ब्याज मुक्त फसल ऋण देगी, उसमें भी कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा। उसकी क्राइटेरिया क्या है, इस योजना के तहत किसानों को 1 लाख रुपए तक का, कितना है, 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का जो है वह क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा, 1 लाख रुपए तक का। ओके, अगर आप 1 लाख से अधिक लेते हैं, सपोज 1 लाख से 3 लाख लेते हैं, अगर 1 लाख से 3 लाख रुपए से अधिक का अगर आप फसल ऋण लेते हैं तो उस पर आपको 2% की क्या लगेगी, ब्याज दर लगेगी। कितने लगेगी, 2% की ब्याज दर लगेगी। ओके, 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए या उससे भी अधिक फसल ऋण लेते तो उसमें 2% की ब्याज है, 2% की ब्याज दर लग जाएगी। लेकिन 1 लाख तक की कोई आपकी ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। सहकारी बैंकों या पैक्स को, जो सहकारी बैंक हैं या पैक्स को, ब्याज सब्सिडी अनुदान जो है 5 साल तक लागू रहेगा। कब तक रहेगा, 5 साल तक लागू रहेगा, यानी कब से कब तक, 2023 से लेकर के 2028 तक यह लागू रहेगा। ओके, इसके अलावा उड़ीसा में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मोघर आवास योजना हो गई, मोघर आवास योजना हो गया, या वहां पर पानी के संरक्षण को लेकर के भी निकला था योजना, वर्क हो गया। तो ये सबको जो कुछ पॉइंट्स हैं रिलेवेंट, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन एमपी के खजुराहो में आयोजित किया गया। 5वां हेलीकॉप्टर एवं क्या है, लघु विमान शिखर जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है, एमपी के खजुराहो में। तो सबसे पहले ये देखे रहे हैं कि हुआ कौन सा है, तो ये 5वां है। ये कौन सा है, यह 5वां है। हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन एमपी के खजुराहो में आयोजित किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी क्या हो गया, फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। ये सबको ही मिलकर के, यानी पवन हंस लिमिटेड भी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, एमपी सरकार है, सब मिलकर के क्या कर रही है, इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। ओके, इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसका उद्देश्य। क्या है, सुदूर और पहाड़ी इलाकों में उड़ान योजना का दायरा बढ़ाना है। क्या करना है, जो सुदूर इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं उसमें उड़ान योजना का दायरा बढ़ाना है। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, एंड नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, ज्योतिराव सिंधिया। ये दोनों ने मिलकर क्या किया, इसका उद्घाटन किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान एवं ज्योतिराव सिंधिया ने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ एमपी की कुछ योजनाओं को लिख लें, जैसे एमपी का योजना राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। ओके, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, इसका आयोजन कहाँ किया गया, एमपी में किया गया, एमपी में। ओके, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है, राज्य श्रेणी में। अगर राज्य जो कैटेगरीज है उसमें किसको दिया गया है, तो यह एमपी को दिया गया है, एमपी को दिया गया है। ठीक है, राज्य श्रेणी में, किसमें, राज्य में। और अगर जिले की बात की जाए, जिला में सबसे टॉप पर कौन था, तो उड़ीसा का गंजाम था। अगर जिले की बात की जाए तो गंजाम जिला
गंजाम कहाँ पर है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। और उसको किस श्रेणी में दिया गया है? तो जिले श्रेणी में, जिले के तहत, ठीक है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया उसमें राज्य की बात की जाए तो एमपी है, जिला में आपका गंजाम है। अगर यूटीज की बात की जाए, यूटीज की, तो आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो खैर उसको यहाँ पे नहीं लिखना है, ये हो गया। इसके अलावा एमपी का और एक जो है बहुत, एमपी का जो है बोल सकते हैं कि सांची शहर, ठीक है। एमपी का जो सांची शहर है, सांची है ना, सांची शहर, ये एमपी का पहला सौर शहर है। एमपी का पहला सौर शहर, ओके। ये क्या है? सौर शहर है, एमपी का पहला सौर शहर है, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, जिसके तहत कितने 1 लाख करीब युवाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, 1 लाख युवाओं को, ओके। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। पीएम मोदी 28 जुलाई को गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। कहां पर करेंगे? गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। तो गुजरात में क्या कर रहे हैं वो? सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन गुजरात में, ओके। 2023 का उद्देश्य क्या है? अर्धचालकों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स के निर्माण प्रक्रिया को जानकारी देना है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का वार्षिक वैश्विक शिखर सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण है, यह दूसरा संस्करण है, ठीक है। अगर बात की जाए 2022 में कहाँ हुआ था? इसी संस्करण का 2022 में आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप बोल सकते हैं कि इस संस्करण 2022 में आयोजन तो जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। क्लियर? चलिए, मुंबई में किया गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। केंद्र ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विलय में क्या कर दी है? छूट दे दी है, ठीक है। विलय में क्या की है? छूट दी है, विलय में छूट। विलय में छूट दी है। क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के विलय में छूट दी है। और अगर बात की जाए भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक जो निकाली जाती है इंडेक्स, भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में, तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। प्रतिस्पर्धात्मकता जो इंडेक्स होती है, प्रतिस्पर्धात्मकता जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। भारत की रैंकिंग 40 है, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं, केंद्र ने क्या किया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी को किसमें? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विलय में छूट दी है। क्या किया इसने? सीसीआई की जो पूर्व जांच और अनुमोदन से छूट 5 साल के लिए उपलब्ध होगी। ये छूट कब तक के लिए दिया गया है? 5 साल के लिए दिया गया है। 5 साल के लिए ये छूट जो है वह दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा और क्या किया गया है इसमें? सीसीआई पूर्व जांच और अनुमोदन के लिए बिना आरबी क्या करेगा? ये अनुमोदन के बिना आरआरबी का विलय हो जाएगा। आरआरबी को प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम 2002 की आवेदन प्रावधानों से 5 साल के लिए छूट दी गई है। और उसमें भी अगर 2002 की बात की जाए तो धारा कौन सी है? यह 5 और 6 में, 2002 की धारा 5 और 6 की आवेदन प्रावधानों से क्या किया गया है? 5 साल के लिए इसको छूट दे दिया गया है। 2021 तक भारत में लगभग 43 जो है आरआरबी हैं, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जाता है? विनियमित किया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर रिजर्व बैंक की। तो रिजर्व बैंक की अगर बोला जाए, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और वर्तमान अभी कुछ दिन पहले इनके डिप्टी गवर्नर जो हैं, किनको नियुक्त किया गया था? स्वामीनाथन जानकीरमन को। किसको नियुक्त किया गया था? स्वामीनाथन, डिप्टी गवर्नर, ओके। डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था? स्वामीनाथन जानकीरमन, जानकीरमन। इसके अलावा ये तो इन्होंने किसका स्थान लिया था? इन्होंने लिया था एम के जैन का स्थान, एम के जैन का, ओके। एम के जैन, इन्होंने एम के जैन का स्थान लिया था, एम के जैन का स्थान लिया था। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? अगर बात की जाए इनके सीईओ के, यानी पी वासुदेवन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? पी वासुदेवन, ओके। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। इसमें आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? आरबीआई में 1 गवर्नर है और 4 आपके डिप्टी गवर्नर हैं। 1 गवर्नर और 4 आपके डिप्टी गवर्नर है। तो आरआरबी बैंक को नियमित कौन करता है?
आरबी जो बैंक है उसको नियमित कौन करता है? आरबीआई करता है। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं आरआरबी बैंक के बारे में। प्रत्येक आरआरबी में केंद्र की जो हिस्सेदारी कितनी होती है? 50% हिस्सेदारी होती है। प्रायोजक बैंक के पास 35% है और 15% राज्य सरकार के पास है। आरआरबी भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित क्या है? वाणिज्यिक बैंक है ये आरआरबी। इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है? ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट समिति जो है आपके एग्जाम में पूछता है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? ग्रामीण ऋण पर सिफारिशों पर। 1975 में क्या किया गया था? 1975 में 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी। 1975 में नरसिम्हम समिति की सिफारिश थी। 1975 में 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रथमा बैंक जो है यह पहला आरआरबी है। प्रथमा बैंक पहला आरआरबी था। जो लोग अभी बीपीएससी देने जा रहे हैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, एडमिरल कौन है? लिसा फ्रेंचटी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। केवल ये हेडलाइन ध्यान रखना है। एडमिरल कौन है? लिसा फ्रेंचटी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली यह पहली महिला है। क्लियर? नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। झारखंड ने क्या किया है? 2070 तक नेट शून्य, यानी कार्बन का जो है नेट, जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसको टारगेट कब तक है? 2070 तक क्या रखा है? शून्य। ओके, इसका कब तक रखा है? 2070 तक। किसने रखा है? झारखंड गवर्नमेंट ने किया है 2070 तक। लक्ष्य क्या है? नेट शून्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है झारखंड ने। ओके, एक्चुअली झारखंड क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसके उत्सर्जन में, इसके भारत के कुल उत्सर्जनों में अगर देखा है तो उसका 4% का योगदान है। झारखंड का योगदान कितना है? भारत से जो टोटल उत्सर्जन होता है उसमें इसका 4% का योगदान है। इसका 4% का योगदान है। ओके, 4% का इसका योगदान है। अच्छा, जो ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं? सबसे पहला ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? जलवाष्प हो गया। ओके, ये आपका बीपीएससी का पेड क्वेश्चन होता है। जलवाष्प हो गया। उसके अलावा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, CH4 हो गया। मीथेन लिख दे रही हूँ, ठीक है, मीथेन, CH4 मीथेन हो गया। मीथेन के अलावा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 4 नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हो गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ओजोन हो गया, ओजोन यानी O3। ओके, ये कुछ आपके क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है जो बीपीएससी एग्जाम में हमेशा पूछता है। इनमें से भी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो कौन सा है? जलवाष्प पे, इसलिए मैंने उसे टॉप पे लिखा था। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस के परसेंटेज में देखेंगे तो ये जलवाष्प का आता है। इसके अलावा आप एक और लिख लें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एग्जाम में हमेशा आपको पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका ग्रीन हाउस गैस है। ओके, निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो ये 5-6 नाम को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी से एक क्वेश्चन पूछ लिया करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? सात्विक चिराग ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। सात्विक चिराग देख लेते हैं। भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब को इन्होंने जीत लिया है। पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीता है और फाइनल, और हराया किसको है? फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आंतों को इन्होंने हराया है। सात्विक और चिराग ने इस साल कौन कौन से इन्होंने जीता है? इस साल उन्होंने कौन कौन सा जीता है? तो स्विस ओपन हो गया, स्विस ओपन, एशियन चैंपियनशिप और इंडोनेशिया ओपन भी इन्होंने जीता है। और अब इन्होंने कौन सा जीत लिया? कोरिया ओपन भी इन्होंने जीत लिया। कोरिया ओपन भी इन्होंने जीत लिया है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाँ, वर्ल्ड एंड फैक्ट्स पे आते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। एक्चुअली जो वर्ल्ड एंड फैक्ट्स होते क्या है ना कि मैं आप लोग को जो इश्यूज पढ़ाती हूँ थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि बिल्कुल वो वर्ल्ड एंड का ही उठा करके देगा, ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर जितने तरीके से बनने की संभावनाएं हैं हो सकती है, तो मेरी कोशिश वो होती है कि एक एक इशू से, जैसे कोई भी एक मुद्दा है, ओके, तो उससे जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो उसको मैं हर प्रकार से इस देने की कोशिश करती हूँ
हूँ, जैसे कभी इश्यूज में मैंने डिटेल में बता दिया, कभी उसे क्वेश्चन फॉर्म में दे देती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। तो देख लेते हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, DGCA इन्होंने क्या किया है, कौन सी एयरलाइन कंपनी को फिर से संचालन शुरू करने की अनुमति दी है, तो गो फास्ट। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले हाल में ही इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज कौन बना है, तो स्टुअर्ट ब्रॉड। दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम का परीक्षण करेगा, तो वो है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वायुसेना दिवस पैरेड का आयोजन कहां पर किया जाएगा, प्रयागराज यूपी में वायुसेना दिवस पैरेड का आयोजन। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं, राजय कुमार सिन्हा। कौन खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। इसके अलावा किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है, तो वो है अमेरिका। टाटा समूह कहां पर EV बैटरी सेल यानी गीगा फैक्ट्री जो है स्थापित कर रहा है, गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी, तो वो है UK में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, और ये मैंने अभी आपको बताया है, डिटेल में मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बता दिया है। निर्यात तैयारी सूचकांक में अभी मैंने आपको बताया है, पूरे 5 मैंने आपको बता दिए हैं कि तमिलनाडु शीर्ष पर है। तमिलनाडु सेकंड में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, सेकंड में कौन है, महाराष्ट्र है। थर्ड में तमिलनाडु है, सॉरी थर्ड में कर्नाटक है। थर्ड कर्नाटक है। फोर्थ आपका गुजरात है एंड फिफ्थ आपका हरियाणा है। निर्यात तैयारी सूचकांक में इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु शीर्ष पर है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवलियर अवार्ड प्रदान किया गया है, अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत के वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है, 6.4%। भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज जो हैं MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे, MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे, तो भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर। इसने किसको पीछे छोड़ा है, जापान को इसने पीछे छोड़ा है। सिंगापुर ने किसको पीछे छोड़ा है, तो इसने जापान को। ओके, इसने क्या किया है, जापान को पीछे छोड़ दिया। ओके, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है, शतरंज दिवस 20 जुलाई को। 3 दिवसीय अमृता युवा कला उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, श्रीनगर में। क्लियर। अब आते हैं MCQs पे। तो क्वेश्चन है 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए झारखंड का क्या है, विजन दस्तावेज जो है उसको जारी किया गया है, विजन दस्तावेज। तो उस दस्तावेज में क्या किया गया है, जो 8 विषयगत क्षेत्रों पर आधारित है, जैसे आपका आधारभूत संरचना हो गया, या क्लाइमेट को लेकर के कर दिया, ग्रीन हाउस गैस को लेकर के कर दिया, कोयला को लेकर के किया, तो ये क्या है 8 विषयगत क्षेत्रों पर आधारित है। वो आपसे 8 विषयगत क्षेत्र नहीं पूछेगा, ठीक है, वो आप जो क्योंकि किसको लेकर के, ये नेट शून्य जो उसका टारगेट है उसको प्राप्त करना है, तो ये कुछ इस तरह से है कि ताकि क्लाइमेट क्या हो, आपकी क्लाइमेट जो कार्बन का उत्सर्जन कम हो, इसको फोकस करना है। झारखंड से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने भारत के कुल उत्सर्जन में 4% का योगदान दिया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ये भी और दूसरा ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। मेगा वृक्षारोपण अभियान किसका है, ये यूपी सरकार ने किया है ना, जिसका टारगेट कितना है, 35 करोड़ से अधिक पौधा लगाने का टारगेट है, जिसमें 30 करोड़ पौधा जो है 22 जुलाई तक लगा चुकी है, और 15 अगस्त तक क्या हो जाएगा, इसके 15 करोड़ जो है, बाकी का जो रेस्ट है यानी 35 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो किसका है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये किसकी योजना है, उत्तर प्रदेश की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है,
अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? कौन बनी है? तो लीसा फ्रेंचटी, है ना? कौन बनी है? एडमिरल कौन है? लीसा फ्रेंचटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार ने किस बैंक को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विलय नियंत्रण शासन के लिए क्या किया? 5 साल का छूट दिया है या उसके दायरे से बाहर रखा है? तो कौन सा है वो? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी, है ना? सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दूर रखा है। क्लियर? नेक्स्ट है 28 जुलाई 2023 को पीएम मोदी डैश में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। तो कहां कर रहे हैं? ये गांधीनगर में कर रहे हैं, गुजरात के गांधीनगर में करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल में ही अर्धचालक नीति 2022 से लेकर 27 को जारी की है? तो तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, कर्नाटक सरकार। तो ये जो अर्धचालक नीति है इसको जारी भी कौन करेगा? गुजरात सरकार ही किया है। ओके, गुजरात सरकार ने इसको जारी किया है। इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है गुजरात सरकार के द्वारा। 22-23 में बैंकों ने डैश मूल्य के खराब ऋण को माफ कर दिया है। तो कितना दिया गया है? 2.09 लाख, 3.09 लाख, 1.09, 2.5। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.09 लाख जो आपके करोड़ रुपए हैं उसको खराब मूल्य का क्या क्या ऋण को माफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है? कोरिया ओपन पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? निर्यात मूल्यों के आधार पर कुल विश्व खाद्यान्न बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2022 में कितनी है? 7.79% है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये 9 दिया है, ये कितना हो जाएगा? ये होगा 7.79%। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? भारत मुख्य रूप से रूस और कनाडा को कृषि उत्पाद निर्यात करता था, रूस और कनाडा को। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया क्योंकि भारत जो है मेनली किसको करता है? भारत मेनली किसको करता है? यूएसए। सेकंड में कौन है? चाइना है। थर्ड क्या है? बांग्लादेश है। फोर्थ में कौन है? यूएई है। एंड फिफ्थ में क्या है? वियतनाम है। वियतनाम है। ओके, भारत जो है जो अपना जो खाद्यान्न का निर्यात करता है मेनली ये 5 कंट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो मैंने नहीं बताया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ये अपने आप में आपको क्या रखना है? ये अपने आप में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि 23 जुलाई को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्लियर? विविध भारती सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1955, 56, 57, 1958। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में जो है विविध भारती सेवा को आरंभ किया गया था। कब? 1957 में। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आज की क्लास के हम लोगों ने देखा जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। आप लोगों को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होती है तो आप लोग कमेंट्स जरूर किया करें। ओके, या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं मॉर्निंग में 10 बजे के बाद से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।